दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। हमेशा की तरह आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की पहली स्टोरी। फिल्म बाज के फ्लॉप होने से गुरुदत्त की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई थी। ऐसे में जब एक संगीतकार ने उनसे अपने बचे हुए पैसे मांगे, उनके घर पहुंचा, तब क्या कहा गुरुदत्त ने, जानेंगे आज। दूसरी स्टोरी है महान अभिनेता संजीव कुमार की। संजीव कुमार से किसने कहा कि तुम कोई एक्टर नहीं हो, तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये भी बताऊंगा आज। उसके बाद होगा सेगमेंट तुमने पुकारा हम चले आए। फिर दिल ने फिर याद किया, हम याद करेंगे ग्रेट तलत महमूद को। आज रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म इरमा लड्डूस की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी फिल्म हिंदी में बनाई गई है। और अंत में राउरकेला के एक श्रोता का प्रश्न। चलिए, अगर आप तैयार हों तो निकल पड़ते हैं सुहाने सफर पर। गुरुदत्त पहली बार एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे। फिल्म का नाम था बाज। ये फिल्म गुरुदत्त अभिनेत्री गीता बाली की बहन हरिदर्शन कौर के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म का विषय थोड़ा हटके था, इस कारण गुरुदत्त फिल्म में सचिन देव बर्मन की जगह किसी नए संगीतकार को मौका देना चाहते थे। पत्नी गीता दत्त के सुझाव पर उन्होंने ओपी नैयर को साइन किया। फिल्म बनी, रिलीज हुई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप हो जाने से गुरुदत्त की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई, बहुत खराब हो गई, नुकसान पहुंचा। कई कलाकारों का वो पेमेंट तक नहीं कर पाए, जिसमें संगीतकार ओपी नैयर भी शामिल थे। 2-3 हज़ार रुपये बकाया थे। दूसरी तरफ ओपी नैयर का भी फिल्मों में अभी शुरुआती दौर ही था। इससे पहले उन्होंने जिस फिल्म में काम किया वो भी फ्लॉप हो गई थी। अब तक के फिल्मी सफर से उन्हें बस झटके ही लगे थे। बाज के फ्लॉप हो जाने से बहुत जबरदस्त झटका लगा, हताश कर दिया उन्हें जिंदगी ने। ऐसी ही मनस्थिति में वो एक दिन गुरुदत्त से मिलने चले गए। उन्होंने कहा गुरुदत्त से मिलकर कि वो अब वापस अपने घर चंडीगढ़ लौटना चाहते हैं, इसलिए उनके जो रुपए गुरुदत्त के पास बकाया हैं, अगर दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओपी नैयर की बात सुनकर गुरुदत्त परेशान हो गए। पैसे कहाँ थे? गुरुदत्त ने ओपी नैयर से कहा, देखो अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं देने को, लेकिन अगर रुक जाते हो तो मैं आपको अपनी अगली फिल्म में दोबारा काम जरूर दे सकता हूं, जो जल्दी ही शुरू होने वाली है। और यही नहीं, अगली 2 और फिल्मों में भी आपको काम देने का वादा करता हूं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ओपी नैयर के पास गुरुदत्त की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मन मसोस कर मान गए, रिस्क था। और फिर फिल्म आर पार का काम शुरू हुआ। ओपी नैयर ने फिल्म का म्यूजिक दिया, फिल्म बनी, रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। सबके अच्छे दिन आ गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। संजीव कुमार एक महान बेहतरीन कलाकार थे। पर्दे पर उनके विविध रूप दिखाई पड़ते थे, लेकिन आम जीवन में बिल्कुल सादा रहना पसंद करते थे। सादे कपड़े, जहां एक तरफ ज्यादातर स्टार एक्टर्स आम जिंदगी में भी बिल्कुल टिप टॉप और वेल मेंटेन्ड रहते थे, वहीं संजीव कुमार ज़्यादातर कुर्ता पजामा चप्पल में रहना पसंद करते थे। उनकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उनके जिगरी दोस्त मैक मोहन उनसे अक्सर कहा करते थे, तुम कोई एक्टर हो या ना ही तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी है। हाँ, तुमने कुछ अवार्ड ज़रूर जीते हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा पॉपुलर तो मैं हूँ। अगर हम दोनों एक साथ रोड पर खड़े हो जाएं तो लोग तुम्हें पहचानने के बजाय मुझे देखकर कहेंगे, अरे वो देखो सांभा, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मेरी दाढ़ी ही काफ़ी है। उनके कहने का मतलब ये होता था कि अगर स्टार हो तो स्टार की तरह रहा करो, ये क्या कि पजामे कुर्ते में निकल पड़ते हो। इसके जवाब में संजीव कुमार बस इतना ही कहा करते, मैक बिल्कुल सही कह रहे हो, ना मैं कोई एक्टर हूँ ना मेरी कोई पर्सनैलिटी है, बस जो भी है परफॉर्मेंस की बात है, बाकी मुझ में तो कुछ बात नहीं। हालांकि मैक मोहन ये जानते थे और मानते भी थे कि संजीव कुमार एक महान अभिनेता है, लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि दोस्ती में हर कड़वी बात संजीव कुमार ने
सुन ली मैकमोहन की ग्रेट एक्टर होने के बावजूद। ये निशानी होती है एक बेहतरीन इंसान की भी। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। नमस्ते जगजीत जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कोटा से बोल रहा हूँ। आप अन्नू जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ, बस आपकी सेवा में अरे, हाजिर हूँ। अन्नू जी, मैं तो तरस गया था आपसे बात करने के लिए। मेहरबानी जी, मेहरबानी जगजीत जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। और मुझे बहुत खुशी है कि कोटा से इनडायरेक्टली मेरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि बहुत है आई नो वेल। माताजी पिताजी झालावाड़ में ही रहते थे, तो कोटा के बहुत सारे मित्र हैं। हाँ जी। तो आपकी पसंद का कोई गीत अगर नहीं, गीत नहीं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए, कीजिए ना, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए। आज मैं आपके 2 मिनट लूंगा। जरूर जरूर। देखिए, मैं तो फैन हूँ धर्म जी का। अच्छा। फूल और पत्थर से ही मैं उनका आशिक हो गया जी। उनका जो एक्टिंग थी, जो गाना था, जो शशिकला जी ने गाया था, शीशे से पी या पैमाने से पी, हाँ जी। या फिर आंखें का वो गाना, गैरों पे गरम अपनों पे सितम, माला सिन्हा जाने जा माला सिन्हा। एक गाना या तो सुनाइएगा तो इन दोनों में से एक जी। कौन सा? मैं चाहता हूँ कि मेरी आपके माध्यम से, वैसे तो ईश्वर से आज तक मैंने जो मांगा सब मिला है जी, मेरे को धर्म जी से एक बार ही मिलवाए। मैं धर्म जी तक आपकी बात जरूर पहुंचा दूंगा। वैसे मैं सन्नी जी से तो मिला हूँ, वो कोटा आए थे। हाँ। काफी साल हो गए शूटिंग करने जी जी, यहाँ अल्फा नगर में जी। तो उनसे तो मुलाकात हुई और वो तो बहुत ही मतलब पिताजी से उलट है सज्जन। आप ताज्जुब करेंगे, सनी देओल के बारे में हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि सनी देओल से बेहतरीन सज्जन पुरुष इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब सज्जन हीरो की बात की जाती है, डिसेंट कल्चर, संस्कारी लोग जो अच्छे बेहतरीन, उनमें सनी देओल का नाम नंबर 1 पर आता है। और इत्तेफाक से मेरा जो कनेक्शन है वो सनी, बॉबी और प्रकाश भाभी के थ्रू ही है, मेरा दूसरे उससे नहीं है। आप समझ रहे ना मेरी बात, मेरे क्या कहने की? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते तो हम थे आपको, लेकिन आशिक कब से हुए, दिल की बात हो। जी जी, विक्की डोनर से। थैंक यू जगजीत जी। कौन सा फिल्म का गाना सुनाऊं आपको? जो ये आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा जगजीत जी आपसे बात करके। मेरे को आपसे बात करके मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना खुशी हुई मुझे। थैंक यू जगजीत जी। कोटा वाले सभी को, और कोटा कभी आए जी तो बस आप जरूर आइएगा, हम आपकी मेजबानी करेंगे पूरी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपसे जरूर मिलूंगा। कोटा में इतने जान पहचान के लोग हैं, हमारे बहुत ही क्लोज लोग हैं। ये जज्जी भाई हो रहा है, विंटू हो रहा है, सीमा हो रहा है, ये पूरा नीरू बहन जी, ये सब मेरे पड़ोसी रहे हैं। उनसे भी आप कहेंगे ना जग्गी कौन है जी, तो वो आपको बताएंगे, वो मेरे पड़ोसी रहे हैं। ये सब लोग मेरे दिल में बसे हुए हैं, आप समझ नहीं रहे। ये 2 किलोमीटर दूर आप बस गए हमसे जी। पहले हमारा घर आमने सामने था। हमारा जो विंटू जो हो रहा है ना, वो इतना कमाल का भाई है हमारा। जज्जी भाई हमारे बड़े भाई हैं, समझे आप। हमारे एक और ब्रदर थे, कैप्टन होरा कहते थे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो हमें सबको छोड़ के चला गया। हमारी बहन है नीरू बहन जी हैं, हमारी बच्ची है सीमा होरा वहाँ पर। तो ये सभी कोटा वाले, एक हमारी मौसी हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग, सारे अपने ही हैं। आप भी हमारे अपने हो गए ना। आपने जितने नाम लिए, दे नो मी वेरी वेल सर। जी, थैंक यू सर। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा महान गायक तलत महमूद को। तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम था मंजूर अहमद, जिनकी लखनऊ में एक बिजली के सामान की दुकान हुआ करती थी। वैसे तो इनके पिता भी संगीत के कदरदान थे, पर उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनका बेटा संगीत को अपना व्यवसाय, प्रोफेशन बनाए। लेकिन बुआ जी ने बहुत प्रोत्साहित किया। वो अक्सर तलत को संगीत के प्रोग्राम्स में ले जाया करती थी, जहां बालक तलत घंटों संगीत सुना करते थे। अलीगढ़ से हाई स्कूल पास करने के बाद तलत महमूद लखनऊ के मॉरिस कॉलेज के परिसर में दाखिल हुए, जहां उन्होंने 3 साल संगीत की शिक्षा ग्रहण की। यही मॉरिस कॉलेज आगे चलकर भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगीत विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के दौरान ही तलत महमूद ने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए गाना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनकी प्रसिद्धि म्यूजिक कंपनी HMV तक पहुंच गई। HMV ने तलत महमूद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तलत महमूद ने इस तरह अपने जीवन का पहला गाना रिकॉर्ड किया। गाने के बोल थे,
सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था। यहाँ संगीत की तालीम पूरी करने के बाद तलत महमूद जा पहुंचे पूर्व की माया नगरी कलकत्ता। यहाँ उन्होंने एक और गीत गाया, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। तलत महमूद की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ उन्हें न्यू थिएटर कंपनी ने अनुबंधित कर लिया, जहाँ उन्हें कुंदन लाल सहगल और पंकज मलिक जैसे महारथियों की संगत प्राप्त हुई। यहीं उन्हें के.एल. सहगल के तरस पर एक गायक अभिनेता के रूप में ग्रूम करने की कोशिश की गई। यहीं रहकर उन्होंने एक्ट भी किया, गाना भी गाया। उन दिनों नई फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में शुरू हो रही थी, तो 1949 में तलत महमूद बम्बई आ गए। लेकिन इस प्रसिद्ध गायक के लिए बम्बई माया नगरी ने अपने द्वार आसानी से नहीं खोले और तलत महमूद का संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जल्दी ही संगीतकार अनिल विश्वास की नज़र में आ गए तलत महमूद, जिन्होंने तलत महमूद को फिल्म आरजू में एक गाने का मौका दिया। गीत था, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। यह गीत बहुत पॉपुलर हुआ। अब हर संगीतकार तलत महमूद से गवाना चाहता था। इसके बाद तलत महमूद ने नौशाद के संगीत निर्देशन में बाबुल फिल्म के लिए एक गीत गाया, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। फिर एक समय ऐसा भी आया जब तलत महमूद को दिलीप कुमार की आवाज कहा जाने लगा। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, शाम गम की कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐसे कई सुपरहिट गीत तलत महमूद ने दिलीप कुमार के लिए गाए। उसके बाद फिल्म टैक्सी ड्राइवर का गीत जाएं तो जाएं कहां, इस गीत ने तो धूम मचा दी। 1954 में शुरू हुए रेडियो प्रोग्राम गीतमाला में ये गाना उस साल का सबसे हिट गीत रहा। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तलत महमूद ने एक फिल्म के लिए गीत गाए। फिल्म का नाम था जहारा। फिल्म के गीत मकबूल हुए पर फिल्म नहीं चली। इस फिल्म के बाद धीरे धीरे करियर में डिक्लाइन शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान प्राइवेट एल्बम्स और स्टेज शोज तक ही सीमित कर दिया। 9 मई 1998 को 74 साल की उम्र में इस महान गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी याद में श्रद्धांजलि उन्हें याद करते हुए प्रस्तुत है उन्हीं का एक मधुर गीत। रीमेड इन इंडिया में आज मैं बताऊंगा अंग्रेजी फिल्म इरमा ला डूस की कहानी। ये दरअसल एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है इरमा, लड़की का नाम है, द स्वीट हार्ट, इरमा लडूस। नेस्तर पैथू एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसका तबादला पेरिस के एक बदनाम इलाके में हो जाता है। नेस्तर होटल कासानोवा पर वेश्यावृत्ति की शिकायत पर छापा मारता है। उसके बड़े अफसर जिन्हें इस धंधे से हिस्सा मिलता है वो नेस्टर को रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से बर्खास्त करवा देते हैं। हालात नेस्टर पैथू को उसी गली में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उसने छापा मारा था। यहां उसे इरमा नाम की एक सुंदर वेश्या से प्रेम हो जाता है। इरमा को इस देह व्यापार के धंधे से बाहर निकालने के लिए उसे एक तरकीब सूझती है। वो एक ब्रिटिश लॉर्ड का भेष धरता है और बन जाता है इरमा का इकलौता ग्राहक। नेस्टर को जल्दी ये कहानी ख़त्म करने का फैसला करना पड़ता है क्योंकि एक तरफ नेस्टर के पास उतने पैसे नहीं हैं जो हर हफ्ते इरमा को दे सके, दूसरी तरफ इरमा अब ब्रिटिश लॉर्ड के साथ पेरिस से भागने का मन बना लेती है। लॉर्ड की कहानी को ख़त्म करने के इरादे से एक दिन नेस्टर लॉर्ड के भेष में दरिया किनारे जाता है और लॉर्ड के सारे कपड़े दरिया में डाल देता है ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि ये लॉर्ड जो है वो दरिया में डूब के मर गया, जबकि होता कुछ और है। नेस्टर पैथू को लॉर्ड के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
आगे कहानी में जब कुछ और परतें खुलती हैं तब इरमा को पता चलता है कि दरअसल नेस्तर पातू ही ब्रिटिश लॉर्ड था जिसने इरमा के प्रेम के लिए ये सब नाटक किया था। बिल्कुल यही कहानी इंस्पायर्ड हुई, इंडिया में बनी। नेस्तर पातो और इरमा की भूमिका में थे संजीव कुमार और जीनत अमान। फिल्म को डायरेक्ट किया था शम्मी कपूर ने। फिल्म के निर्माता थे FC मेहरा, म्यूजिक RD बर्मन का। फिल्म आई थी 1974 में और फिल्म का नाम था मनोरंजन। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का ये लास्ट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में लिसनर्स क्वेश्चन में राउरकेला से विप्लव पात्रो ने पूछा है, गायक किशोर कुमार और अभिनेत्री रानी मुखर्जी का क्या रिश्ता है? कोई पारिवारिक संबंध है ना भैया? बिल्कुल है। किशोर कुमार टोटल 3 भाई और 1 बहन। बहन का नाम सती रानी। सती रानी का विवाह हुआ शशधर मुखर्जी से। शशधर मुखर्जी के बड़े भाई का नाम था रविंद्र मोहन मुखर्जी। रविंद्र मोहन मुखर्जी के बेटे का नाम था राम मुखर्जी और यही राम मुखर्जी अभिनेत्री रानी मुखर्जी के पिता हैं। इस हिसाब से किशोर कुमार और रानी मुखर्जी का जो पारिवारिक संबंध बनता है, जिसे हम थोड़ा नाम दे सकते हैं, वो है दादा और पोती का। उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया होगा। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। नई उमंग और नई जोश के साथ कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।